अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, तो हम जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2020 का, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बुक कीपिंग। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो ना, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो ये जाती है आपकी बुक कीपिंग में, सही है। और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, जब आप एट द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, तो वो जाता है आपकी अकाउंटिंग में। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब सबसे पहला हम बढ़ते हैं एंटरिंग डिटेल्स ऑफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन अ कैश बुक। यानी कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपने चेक रिसीव किया है एक कस्टमर से, वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश बुक में डाल रहे हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे। एंटरिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन परचेज जर्नल, यहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बुक कीपिंग। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे होगे ना ट्रांजैक्शंस, वो आपकी बुक कीपिंग में जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो तो वो आपकी अकाउंटिंग का पार्ट होगा। कह रहे प्रोड्यूसिंग एन इनकम स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ पे वो इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होगे तो वो क्या होगा, पार्ट किस चीज का होगा, अकाउंटिंग का। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ क्रेडिट सेल्स इन अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर, यहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी रिकॉर्ड आप कर रहे होंगे ट्रांजैक्शन, वो कहाँ पे जाएगी, एंटरिंग डिटेल्स या रिकॉर्डिंग डिटेल्स, वो आपकी बुक कीपिंग का पार्ट होगा, बिकॉज आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये भी आपका जो है बुक कीपिंग का पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1, 2 एंड 4 विल बी माई आंसर। और इसको देखते हुए मुझे समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ब्रावो जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट विल बी माई आंसर। क्लियर है, ये समझ आया। जी अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ब्रावो जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो दैट विल बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जब आप क्या कहते हैं डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, एंटर कर रहे हो डिटेल्स, दैट विल बी पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हाउ डज अ ट्रेडर यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं भाई जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट, वो आप मतलब क्या उसका फायदा होता है, आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, उससे आपको क्या जो है एडवांटेज मिल रहा है कि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी की सारी क्या है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये आ गया। अब भाई इसको प्रिपेयर करने का अब रीजंस पढ़ते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्राइंग्स टेकन, यानी कि गुड्स विड्रॉ जो है वो कैलकुलेट करना है। नहीं, उसके लिए तो नहीं हम प्रिपेयर करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो हमें ऑलरेडी रिकॉर्ड करके बता दिया जाता है कि भाई इतने गुड्स विड्रॉन हुए हैं या इतनी कैश ड्राइंग्स हुई हैं। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर नहीं करते ना। आगे कह रहा है टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल। इसके लिए तो मैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, कंट्रोल अकाउंट्स बनाता हूँ। सेल्स लेजर अकाउंट बनाऊंगा ना, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना ओ करते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी नहीं होगा आपका फाइनल आंसर। फिर वो कह रहे हैं टू चेक द बैलेंस शो इन द बैंक स्टेटमेंट। इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, इसके लिए तो वो आ जाएगी हमारी कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके लिए भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करता, ये भी रिकॉर्ड वाला पार्ट आ गया। कह रहे टू कंपेयर बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस कंपेयर कर सको। मतलब देख सकता हूँ ना मैं, अब मेरे 2 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेट्स से जो इनकम स्टेटमेंट है मेरे पिछले 2 साल की, मैं उनको देख देख के मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है या बिजनेस में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है, या बिजनेस सही चल रहा है। मैं करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ, एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डेल्टा होना चाहिए, दैट इज डी,
to compare business performance over number of years. नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले नंबर ऑफ ईयर्स में बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, और उसको देखते हुए मैं डिसीजंस ले सकता हूँ। इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए, और इसी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। यही पता चलता है ना कि यार आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। फिर जब मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं तो मैं डेट टू इक्विटी रेशियो निकालता हूँ, मैं करंट रेशियो निकालता हूँ, मैं इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ। अब मेरे 2 साल का जो मार्जिन आया हुआ होगा, जो रेशियोज आए हुए होंगे, उसको देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि यार मेरे बिजनेस में प्रोग्रेस किया या बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट की अभी जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो इसलिए इसका आंसर डेल्टा होना चाहिए, दैट इज डी। आगे चलते हैं। सही है, इधर देख लें। वो कह रहे हैं अ ट्रेडर बॉट न्यू फिक्सचर्स, ही पेड हाफ of the purchase price in cash and agreed to pay balance in 2 months time. How does this purchase affect the accounting equation? पहले तो हम डिस्कस ये कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। सही है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहली चीज, मैं क्वेश्चन को ब्रेक कर देता हूँ। वो कह रहे ट्रेडर बॉट न्यू फिक्सचर्स, लेट्स से उसने 10,000 का एसेट खरीदा, फिक्सचर्स खरीदे यानी कि एसेट परचेज किए, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं लेकिन उसने पे कितना किया, उसने सिर्फ 5,000 पे किया, तो 5,000 से मेरा एसेट कम हो गया, करंट एसेट कैश मेरा कम हो गया। यानी कि जो नेट इम्पैक्ट पड़ा है, जो नेट अफेक्ट पड़ा है आपके एसेट पे, वो कितना पड़ा है, प्लस 5,000 इंक्रीज। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि 10,000 का एसेट खरीद रहे हैं जिसकी उसने कितनी पेमेंट की है, सिर्फ $5,000, और $5,000 वो बोल रहे हैं कि वो 2 महीने बाद पे करेगा। तो $5,000 आपके क्या हो जाएंगे, पेबल्स हो जाएंगे, वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। जो रिमेनिंग $5,000 है वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये $5,000 से आपका एसेट इंक्रीज हो गया, सही है। लाइबिलिटीज भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, कितने से, $5,000 से, और ओनर्स इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये वाला इसका होगा, ये वाला डी, ओनर्स इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो क्या कहते हैं एसेट है वो 5,000 से इंक्रीज हो रहा होगा, लाइबिलिटीज हैं वो भी 5,000 से इंक्रीज हो रही होंगी, और ओनर्स इक्विटी पे नो अफेक्ट होगा या नो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एसेट और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल की कोई डिस्कशन नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है सर। मैं फिर से बता देता हूँ, हुआ ये 10,000 का उसने एसेट खरीदा है, लेकिन वो क्या ये रहे कि वो सिर्फ उसकी आधी पेमेंट करेगा, यानी कि वो सिर्फ 5,000 देगा अभी कैश में। तो 5,000 से मेरा एसेट कम हो गया, यानी कि जो नेट इफेक्ट पड़ा है आपके एसेट्स पे वो 5 + 5,000 का हुआ है। लेकिन लाइबिलिटीज भी जो है वो भी साथ साथ आपकी 5,000 से इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पेमेंट हम कब कर रहे हैं, पेमेंट हम 2 महीने बाद करेंगे, तो 2 महीने के लिए मेरे पेबल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं कितने से, मेरे पेबल्स बढ़ रहे हैं कितने से, 5,000 से, तो मेरी लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। लाइबिलिटीज कितने से बढ़ेंगी, 5,000 से, और ओनर्स इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, इसको इरेज कर देता हूं मैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। वो कह रहे हैं ऑन 2 अप्रैल नीना रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जफर अ क्रेडिट कस्टमर। मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। वो कह रहा है 2 अप्रैल को नीना ने चेक रिसीव किया है जफर से। जफर कौन था, उसका क्रेडिट कस्टमर। यानी कि जो ट्रांजैक्शन इधर पास होनी चाहिए है वो ये होनी चाहिए है, अगर नीना उसको जो ओनर है बिजनेस की, वो अगर ट्रांजैक्शन पास करेगी तो वो ये बोलेगी कि यार क्योंकि मैंने चेक रिसीव किया है, तो पहली एंट्री आपकी पास होगी बैंक डेबिट, सही है। और क्रेडिट में वो किसको डाल देगी, जफर को, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। उसने जफर ने जब पेमेंट कर दी तो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे रिड्यूस हो गए या डिक्रीज हो गए, और बैंक मेरा इंक्रीज हो गया क्योंकि मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, जफर क्रेडिट, ये पहली एंट्री पास होगी। अब अगला पढ़ते हैं। On 12 April the check was returned unpaid by the bank। लेकिन मसला ये हुआ कि यार जो उसने मुझे चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया वापस। जब बैंक वापस रिटर्न कर देगा तो उसको हम बोल देंगे डिसऑनर्ड चेक, यानी कि चेक रिटर्न हो गया। अब वो कह रहे इसकी अब एंट्री क्या पास करोगे,
मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा ट्रेड रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे दोबारा पैसे उससे रिसीव करने हैं, अब मुझे उससे दोबारा पेमेंट रिसीव करनी है, तो मैं दोबारा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा दूंगा और बैंक को मैं कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो पैसे रिसीव हुए थे, जो मैंने क्या चेक रिसीव किया था, वो अब मुझे रिटर्न कर दिया गया। तो मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई अब आप दोबारा मुझे पेमेंट करो, तो मेरे रिसीवेबल्स फिर से बढ़ जाएंगे और बैंक जो है वो फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो एंट्री पास होगी 12 अप्रैल को, वो होगी ट्रेड रिसीवेबल जफर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये समझ आया आपको? जी सर। हाँ बेटा, सिंपली है, हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने पहली एंट्री क्या पा, जब मैंने उससे पैसे रिसीव किए, जब उसने मुझे पेमेंट करी, तो मैंने पैसे कैश चेक रिसीव किया, तो मैंने बैंक को बढ़ा दिया, तो बैंक डेबिट हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे डिक्रीज हो रहे थे, तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन वो कह रहे जो उसने चेक दिया था वो बाउंस हो गया, वो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। वो बैंक ने बोला कि भाई ये आप चेक वापस लें, और ये तो बाउंस हो गया, किसी भी रीजन की वजह से उसने अनपेड मुझे वापस कर दिया। जब चेक वो मुझे वापस कर देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कस्टमर को वो चेक रिटर्न कर दूं। मैंने वो रिटर्न कर दिया, मैंने कहा भाई अब आप जो है ये दूसरा या तो चेक मुझे बना के दे दें या आप मुझे कैश की फॉर्म में पेमेंट कर दें। तो उसने कहा चलें ठीक है। अब मैं उससे दोबारा रिसीव करूंगा वो सेम अमाउंट, तो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे बढ़ जाएंगे और बैंक की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अब बैंक रिड्यूस करना है ना, मैंने अब दोबारा रिसीव करना है उससे। तो ट्रेड रिसीवेबल विल इंक्रीज एंड बैंक वुड डिक्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज की बन जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है N is a trader. On 1st April, Cindy's account in N's ledger showed a credit balance of 520. The following transactions took place during April. The following transactions took place during April. N returned good $30 to Cindy. N bought goods $210 from Cindy and paid in cash. वो कह रहा है एन ने जब एन जो है वो एक बेसिकली ट्रेडर है, सही है। और ऑन 1st अप्रैल सिंडीज अकाउंट इन एन's लेजर शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 520 अकाउंट्स पेबल। एन पे करना चाह रही है ना, सिंडी जो है वो क्या कहते हैं सप्लायर है, ठीक है। और उसने सिंडी के अकाउंट में पता चला कि एन जो है वो ओ करती है 520, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब एन ओ करती है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या बैलेंस ब्रॉट डाउन 520। एन ने अब क्या हुआ, उसने रिटर्न कर दिए थे गुड्स, एन ने वापस कर दिए गुड्स किसको, सिंडी को $30। जब एन रिटर्न कर देगी गुड्स, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एन एन का पेबल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम यहाँ बोल देंगे परचेज रिटर्न 30। N bought goods $210 from Cindy, paid in cash. N ने goods खरीदे, goods परचेज किए कितने $210 के, और उसने क्या किया है, उसने कैश में पेमेंट कर दी। अब क्योंकि ये कैश में पेमेंट कर रही है, ये कैश में पेमेंट कर रही है, तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको मैं सिंपली रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरी सिर्फ ये दो एंट्रीज जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने कैश में पेमेंट कर दी, तो आपके कैश बुक में जाएगा, ये इसमें तो रिकॉर्ड होगा नहीं। हम तो अकाउंट्स पेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका अकाउंट। तो अगर आप देखें तो 510 माइनस 30, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? सर क्या माइनस करना है? 520 माइनस 30, 490। 490 आ जाएगा इधर। क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि यार उसने कैश में पेमेंट कर दी, जब कर दी तो मैं इसको यहाँ अकाउंट्स पेबल ट्रेड पेबल वाले अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करूंगा, ये तो मेरे कैश बुक में चला जाएगा, इसमें मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे समझ ये आ गई कि अच्छा, ये सब देखने के बाद मुझे पता ये चला कि यार वो ओ करती है, एन जो है वो ओ करती है सिंडी को कितने, 490। तो इसका आंसर ए होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ कि इधर हुआ क्या है। एन जो है वो बेसिकली हमारी एक ट्रेडर है, वो चीजें बेचती खरीदती। हुआ ये कि सिंडी जो है वो उसकी एक सप्लायर है, उसने जो है ना एन को चीजें सप्लाई करी। लेकिन मसला ये हुआ कि एन का पुराना बैलेंस था सिंडी के अकाउंट में कितना, 520। यानी कि
एन जो है वो ओ करती है सिंडी को 520, तो इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, पुराना बैलेंस था तो इस साल का ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा 520। अब वो कह रहे हैं फला फला ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हुई हैं, क्या हुआ है पहले, एन रिटर्न गुड्स $30 टू सिंडी, यानी कि परचेज रिटर्न हुई है, तो परचेज रिटर्न तो मेरे पेबल्स को कम करता है, परचेज रिटर्न मेरे पेबल्स को बढ़ाता थोड़ी है, तो परचेज रिटर्न 30 आ गया। लेकिन नीचे वो बोल रहे हैं एन बॉट गुड्स $210 फ्रॉम सिंडी एंड पेड इन कैश, एन ने गुड्स खरीदे किससे, सिंडी से, और उसने कैश में पेमेंट कर दी। जब कैश में पेमेंट कर दी तो इसको तो मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं ट्रेड पेबल वाले अकाउंट में, ये इसमें जाएगा ही नहीं, मेरी बस ये 2 एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। और मुझे पता चल गया कि अच्छा अब जो वो ओ करती है ना एन सिंडी को, वो कितना ओ करती है 490, इसलिए जो आंसर है वो इसका अल्फा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। सही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा जी, वो कह रहा है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम Tumelo and Tobago are returned before they are paid for. Tobago keeps full double entry system. Where will Tumelo record the return on goods? Return of goods. अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये आया है बेसिकली, वो क्या है ये रहा है कि गुड्स जो हैं वो खरीदे गए हैं किस पे, क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे खरीदे गए हैं तो किस में जाएगा, परचेज लेजर में, सिंपल सी बात है। लेकिन 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 हुआ ये है कि टोबैगो ने रिटर्न कर दिए गुड्स बिफोर दे आर पेड फॉर, ठीक है। तो यानी कि जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रही है, तो आप इसको कहां पे रिकॉर्ड करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे इसके जनरल लेजर में। अगर परचेजेस हो रही हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट परचेजेस, तो वो परचेज लेजर में जाएंगी। अच्छा, अगर क्रेडिट सेल्स हो रही होती तो सेल्स लेजर में जाता। मैं एक चीज और बता देता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेजर एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में और एक इंडिविजुअल लेजर में फर्क होता है। जब आप एक कस्टमर की बात कर रहे होते हो ना, या एक सप्लायर की, तो आप फिर सेल्स लेजर या परचेज लेजर बनाओगे। फर्स्ट कर लो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मिस्टर एक्स की, ठीक है। ये मेरा क्रेडिट कस्टमर है, अगर ये मेरा क्रेडिट कस्टमर है तो मैं इसके लिए प्रिपेयर करूंगा सेल्स लेजर, अगर एक बंदे सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए बना रहा हूं। अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं आप मिस्टर एक्स के लिए नहीं, आप टोटल क्रेडिट कस्टमर्स के लिए, यानी कि जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स हैं, आप उनका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनका अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे। इसी तरह सिमिलरली सप्लायर में भी ऐसे ही हो सकता है। लेट्स से मैं सिर्फ एक बंदे मिस्टर वाई का मैं बना रहा हूँ अकाउंट, मिस्टर वाई का मैं बना रहा हूँ जो मेरा सप्लायर है, जिससे मैं सामान खरीदता हूँ, लेकिन मैंने इसको पे करने, मैंने अभी इसको पैसे पे नहीं किए, तो मैं इसके लिए परचेज लेजर बनाऊंगा। और अगर मैं सारे सप्लायर्स का एक साथ कंबाइंड अकाउंट बना रहा हूँ तो वो मेरा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा। इसीलिए बेटा जो 5 का आंसर है वो सी होगा, चार्ली। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये फुल पूछो। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? फुल डबल एंट्री सिस्टम होता है कि वो जो है ना कुछ मिस नहीं करती, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो उसकी डबल एंट्री साथ ही साथ पास कर रही है। जैसे वो गुड्स अगर परचेज कर रही है या सेल कर रही है या क्रेडिट बेसिस पे हो रही है, तो वो उसकी सबकी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। सही है बेटा, सही सही। इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा। अगर नोट्स आप मेरे पढ़ो ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, मैंने जनरल लेजर और परचेज लेजर के बारे में बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ। अच्छा जी, ये वाला सवाल कर लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इस पर थोड़ा फोकस करना। आपको कह रहे हैं डेव सप्लायर सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट। डेव जो है वो गुड्स को सप्लाई करता है किसको, पीटर को, लेकिन किस पे, क्रेडिट पे। यानी कि डेव जो है वो इमिडिएटली पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता, डेव को पेमेंट बाद में मिलती है कुछ अरसे बाद। ऑन 1 अप्रैल पीटर ओड डेव $440। पीटर ने डेव को पैसे देने हैं, पीटर ने डेव को पैसे देने हैं। डेव सेंट और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अप्रैल, ठीक है। अच्छा, अब इधर ना 3-4 चीजें आपकी समझने की। पहली चीज तो ये कि डेव जो है वो कौन है, सप्लायर है, क्योंकि डेव सप्लाई कर रहा है गुड्स। पीटर जो है वो आपका कस्टमर है, सही है। डेव सप्लाई कर रहे हैं, पीटर खरीद रहे हैं, तो पीटर कस्टमर है, डेव सप्लायर है। और किस पे,
कैसे खरीदता है, वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदता है। अब हमें पता ये चला कि पीटर ओ करता है कितना, 440। पीटर ने पैसे देने हैं कितने, 440। तो जब मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो मेरा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है रिसीवेबल्स का, यानी कि मैंने रिसीव करने हैं ना पैसे, अभी मैंने रिसीव नहीं किए, मैंने रिसीव करने हैं, तो बैलेंस बीडी जो है आपका वो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा आपका 440, क्योंकि आपने जो डेव है उसने पैसे रिसीव करने हैं इतने पीटर से, पीटर ओ करता है डेव को, फिर वो कह रहा है कि यार इनवॉइस थी उसकी 360 की, अभी इनवॉइस को छोड़ देते हैं, अभी हम बताते हैं कि पैसे देने कितने, फिर उसने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट कर दी, डेव ने पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है, रिसीव कर लिए डेव ने पीटर से कितने, 429। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिसीट्स चेक 429, 429 उसने रिसीव कर लिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें डिस्काउंट भी दिया गया, डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका, $11, और सेल्स रिटर्न हो रही है क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया गया, क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम बोलेंगे यार सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न $50। अब जरा मुझे बता देंगे आपके बैलेंस कैरेट डाउन आपका कितना आ रहा होगा, एक मिनट। अगर आप करें 429 प्लस 11 प्लस 50, तो ये 490 बनता है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर 440 से, तो मेरे पास बैलेंस 50। कैरेट डाउन आ रहा है 50। अब इस 50 का मैं आपको मतलब बताता हूँ बेसिकली क्या है। इस 50 का मतलब ये कि भाई वो करता था उसको पहले $440, वो ओ करता था उसको $440, लेकिन उसने पेमेंट कर दी $429 की, उसको $11 का डिस्काउंट भी मिल गया और सेल्स रिटर्न हो गई आपकी $50 की, यानी कि $50 जो है वो उसने एडिशनल दे दिए, जो पीटर है ना उसने $50 एडिशनल दे दिए। और अब जो इनवॉइस है आपकी, जो अब वाली इनवॉइस है 7 अप्रैल वाली, वो कितनी थी, वो सिर्फ $360 की थी, यानी कि 360 उसने पे करने थे। तो क्योंकि वो 50 एक्स्ट्रा पे कर चुका था, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 360 माइनस 50, क्योंकि $50 जो है वो एडिशनल पे कर चुके हैं। मैं बोलूंगा यार अब जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, वो होगा आपका $310, इसीलिए ब्रावो आपका आंसर होगा। ये समझ आया आपको? जी। ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने कहा यार पहले वो 440 वो करता था, फिर जो है उसने पेमेंट कितने की कर दी, 429 की, और उसने साथ ही साथ सेल्स रिटर्न भी उसने कर दी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट नोट आप इशू करते तभी हो और रिसीव करते तभी हो जब रिटर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की बात हो रही है तो इसलिए सेल्स रिटर्न हम बोलेंगे। सेल्स रिटर्न हो रही है कितनी, $50 की, तो 429 प्लस 11 प्लस 50 आप करेंगे -450, यानी कि डेबिट साइड पे आपका कैरेट डाउन आएगा 50। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए, ज्यादा पैसे पे कर दिए, सही है। तो क्योंकि वो ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं कितने, $50, तो मैं इनवॉइस में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका फॉर्मूला यही बनेगा, इनवॉइस, ठीक है, जितने पे करने थे माइनस एडिशनल जो पे कर चुके हैं 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310, इसीलिए ब्रावो जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ू, जी सर। आगे चलते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं अ बिजनेस सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस $50 ईच। एक बिजनेस ने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स बेचे हैं, और उनकी लिस्ट प्राइस कितनी है, $50, $50 उनकी लिस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी, जो जो उस पे मेंशन थी प्राइस, वो थी $50, पैक पे जो मेंशन थी वो थी $50। लेकिन अब हुआ ये कि
एक यूनिट पे $50 थी, लेकिन हुआ ये कि ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया, ये उसने पॉलिसी बनाई। उसने कहा यार मैं ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप बल्क में खरीदोगे, अगर आप 20 यूनिट से ज्यादा परचेज करोगे तो मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। फिर उसने कहा मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप 30 दिन से पहले मुझे पेमेंट कर दो, या विद इन 30 डेज में आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा आपको 4% का। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं who bought 25 आइटम्स, यानी कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो तो मीट हो रही है, उसने 20 आइटम से ऊपर परचेज किया, उसने 25 आइटम्स परचेज की, लेकिन पेमेंट जो उसने करी है वो 30 दिन में नहीं करी, पेमेंट उसने 35 दिन में करी है। तो ये वाला डिस्काउंट तो उसको नहीं मिल सकता, कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिल सकता, हाँ ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि अच्छा उसको $10 का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए, इसका मतलब 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 10%। अगर आप करेंगे 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 10% तो ये 5 आएगा, तो 50 माइनस 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 45। यानी कि जो अब प्राइस आप चार्ज करोगे वो होगी आपकी $45, $45 ईच। तो मैं $45 ईच चार्ज कर रहा हूँ। और कितने यूनिट्स उसने परचेज किए? उसने परचेज किए हैं 25 आइटम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा, करें जरा क्या आंसर आ रहा है, 45 मल्टीप्लाई बाय 25, $45 एक यूनिट की प्राइस है और वो 1125। 25 आइटम्स खरीद रहे हैं, तो 1125 जो आंसर आपका हो जाएगा। ये समझ आया आपको? जी। सही है, अच्छा सर, सिंपल सी बात थी। 10% डिस्काउंट ईच पे है या टोटल उस पे? वो कह रहे नहीं टोटल में ना, वो कह रहे भाई अगर आप 20 यूनिट से ज्यादा आइटम्स परचेज करते हो, 20 यूनिट से ऊपर, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूँ। यानी कि 50 अगर चार्ज कर रहे हैं तो 50 के ऊपर आप 10% लगाएंगे तो आपको एक यूनिट पे आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कि अच्छा उसको $5 का एक यूनिट पे पड़ रहा है डिस्काउंट। यानी कि जो अब वो प्राइस पे कर रहा होगा वो 50 नहीं पे करेगा, वो 45 पे करेगा, क्योंकि $5 पर यूनिट जो है उसको डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट उसको तब मिलता अगर वो पे कर देता विद इन 30 डेज, लेकिन उसने 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी। उसने कब किया पेमेंट? 35 डेज में, 30 दिन से उसने ज्यादा लगाए, इसका मतलब उसको कैश डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट लगा लिया, 5 आया, 50 माइनस 5 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 1125। इसलिए चार्ली जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ूं? जी। सही है जी, चले जी। वो कह रहे हैं पॉल रेंट्स प्रेमिसेस फ्रॉम जॉन एंड पेज द रेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर। इधर मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होता है बैंक, यानी कि बैंक के थ्रू वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसकी क्या एंट्री पास होगी। तो वो समझने वाली बात ये है कि पॉल कौन है? पॉल एक बंदा है जो प्रेमिसेस रेंट पे दे रहा है, सही है, सॉरी नहीं, बल्कि पॉल एक बंदा है जो प्रेमिसेस को रेंट पे ले रहा है, किससे? जॉन से। जॉन की प्रेमिसेस है और जॉन प्रेमिसेस अपनी रेंट पे दे रहा है किसको? पॉल को। तो वो कह रहे हैं इसकी क्या आप एंट्री पास करेंगे? इसकी बेसिकली जॉन एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट, क्योंकि पैसे वो रिसीव कर रहे हैं, और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि रेंट रिसीवेबल आपकी इनकम है, आपकी इनकम है, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे, और एसेट भी आपका साथ ही साथ बढ़ रहा है। एसेट क्या बढ़ रहा है? बैंक, क्योंकि पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो। जॉन जो है वो पेमेंट रिसीव कर रहा है किससे? पॉल से। ठीक है, तो उसको उसकी बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और रेंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर अल्फा होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ओके जी, चलो जी। कह रहे सीता डिस्कवर्स दैट $1000 received from sale of fixtures had been entered in sales account. Which journal entry corrected this error? अब ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि यार एक जो क्या कहते हैं डिस्पोजल था ना आपका, डिस्पोजल, वो गलती आपने क्या करी कि जो डेबिट साइड है वहां पे आपने बैंक के बजाय सेल्स सॉरी आपने उसको डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बजाय सेल के अकाउंट में डाल। ये हो जाएगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जब आप रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सेल्स वाले अकाउंट में थोड़ी जाना था, मेरी इन्वेंट्री थोड़ी बिक्री है, वो तो कह रहे सेल ऑफ
फिक्सचर्स, मेरा एसेट बिक रहा है, ठीक है। तो इस एरर को मैं अब करेक्ट करूंगा। करेक्ट किस तरह से करूंगा वो मैं आपको समझाता हूँ। भाई देखो, जब मैंने इसकी गलत वाली एंट्री पास करी होगी ना, तो मैंने सेल्स को मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट। सेल्स को मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब जब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, इसको सही कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा और डिस्पोजल तो मेरा वही क्रेडिट ही रहेगा। क्यों, वो मैं बताता हूँ। इसलिए क्योंकि सेल्स की वैल्यू जो मैंने ओवरस्टेट कर दी थी 1000 से, वो मैं अब अंडरस्टेट करूंगा। अंडरस्टेट कैसे करूंगा, ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करके। मैंने जब सेल्स मैंने करी थी, रिकॉर्ड करा था, तो मैंने गलती से उसको यहाँ पे डिस्पोजल लिखा और गलती से मैंने क्रेडिट साइड पे मैंने यहाँ पे 1000 से उसको ओवरस्टेट कर दिया था। अब 1000 से अंडरस्टेट करने के लिए मैं यहीं पे दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा डेबिट साइड पे सेल्स 1000। अब जब इसका नेट इफेक्ट होगा, यानी कि जो बैलेंस कैरेट डाउन होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। और इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए है वो सी होना चाहिए। क्लियर है बेटा? जी। चलें जी, तो इसको यहीं तक रखते हैं। मैं एक और लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।